हाय एवलवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग, लैन वांगजी, जैन चेंग, लैन सिचेन, वेसांग और मेंग्याओ, इन सभी की लाइफ ना एक साथ मैस्टअप हुई पड़ी थी। जैन चेंग के हाथ में उसका बेबी था और वो बहुत ज़्यादा वरीड था। उसका हस्बैंड कुछ दिनों से नहीं, बस 2-3 दिनों से किसी अनदर सिटी पे था बिजनेस के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पे अचानक से उसके बेबी को ना बहुत हाई फीवर हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। उसके खुद के पैर पे प्लास्टर लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि जैन चेंग और सिचेन इन दोनों की ही लाइफ ना बहुत ज़्यादा मेस्टअप हुई पड़ी थी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, जब रिश्ता अगर थोड़े से भी ज़बरदस्ती से जुड़े ना, उसकी छाप ज़िंदगी भर रहती है। भले ही कितना भी प्यार हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर एक बार रिश्ता ज़बरदस्ती से जुड़े तो वहाँ पे ना कहीं उस ज़बरदस्ती की ना, उस मजबूरी की ना छाप रह जाती है। भले ही इंसान कितना भी प्यार कर ले, कितना भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी किसी एक के मुँह से ही सही ये बात ज़रूर निकलती है कि वो रिश्ता मजबूरी में जुड़ा गया था। उन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब और लोगों के मुकाबले उन लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी थी। लैन सिचेन जैन चेंग का बहुत ध्यान रखते थे और इन 5 सालों में उन्हें उनसे प्यार भी हो गया था। और उनकी प्यार की निशानी इस वक्त जैन चेंग की गोद में थी। लेकिन एज जैन चेंग, जो कि बिहेवियर वाइज थोड़ा सा अनॉयड पर्सन है, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्द ही भड़क जाता है, उसको ना अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे जैन चेंग अपने बेबी की ऐसी हालत देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और आज फिर से उसने वही बात कर दी थी। हालांकि लैन सिचेन ने उससे कई बार बोला था कि प्लीज़ अब ऐसी बात मत करना, हम दोनों ही मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन सारी बातों को छोड़ के अब अपने रिश्ते को हम सीरियसली देखेंगे। जैन चेंग ने जैसे ही फ़ोन काटा था, उसे समझ में आया कि उसने क्या बोला। उसने फ़ोन को साइड में रखा और अपने फॉरहेड को मसाज देते हुए बोला, मैं कब सुधरूंगा? मुझे क्यों समझ में नहीं आता है कि अब हमारी लाइफ एक हो चुकी है, हम दोनों की लाइफ में एक बेबी है, मैं उन चीज़ों को क्यों नहीं भूल पाता हूँ? मुझे बार बार उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने बेबी की तरफ देखा। बेबी जो कि अभी तक थोड़ा रो रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए ना वो सो चुका था। उसने उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हारे डैड को ना हमेशा परेशान करता हूँ, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ पे जैन चेंग बातें ही करते जा रहा था और ये सारी बातें ना लैन सिचेन सुन रहा था। लैन सिचेन हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर बढ़ता है। जैन चेंग के बगल में बैठते हुए उसके पैर की तरफ देखते हुए बोलता है, उम्मीद है तुमने अपने पैर पे प्रेशर नहीं डाला होगा। तो यहाँ पे जैन चेंग बोलता है, तुम्हें जान के हैरानी होगी, मैं कल से यहीं पे बैठा हूँ, ना मैं रूम में जा पा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं बेबी को लेके जा सकता हूँ और बेबी को छोड़ के भी नहीं जा सकता। यहाँ पे लैन सिचेन जैन चेंग की तरफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड एक्सेंस के साथ देखते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम कल से यहाँ पे कैसे बैठे हो? तो यहाँ पे जैन चेंग आंसर करते हुए बोलता है, वो किसी तरीके से बेबी को यहाँ तो ले आया, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो बेबी को गिरा ना दे। वो अपनी लाठी पकड़े या फिर बेबी को, उसे समझ ही नहीं आया, इसलिए उसने कल से यहीं पे बैठा हुआ है। लैन सिचेन जैन चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? कल रात भर से तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें ठंड तो नहीं लगी ना? तो यहाँ पे जैन चेंग आंसर करता है, ठंड नहीं लगी है, वैसे भी तुम्हें पता है ना गर्मी का सीज़न है। अब प्लीज़ मेरी बात छोड़ो और इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। यहाँ पे लैन सिचेन जैन चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें भी तो चलना होगा ना? ऐसा कहते हुए वो पहले बेबी को यहाँ पे काउच पे आराम से रख देता है। उसके बाद जैन चेंग को अपने आर्म्स में लेते, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वो उसको अपनी कार की बैक सीट पे बैठा देता है। उसके बाद वो फिर से बेबी को लेने आता है, घर को लॉक करता है और वो बेबी को जैन चेंग के गोद में रखते हुए बोलता है, आराम से पकड़ के रखना और हाँ, प्लीज़ अपने पैर पर ध्यान देना। तो यहाँ पे जैन चेंग हंसते हुए बोलता है, मैं इतना भी लापरवाह नहीं हूँ। तो यहाँ पे
लेंसी चेन अपनी सीट पे जाके बैठते हुए ड्राइविंग स्टार्ट करता है और तब जाके जैन चेंग का आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हें खुद ये नहीं पता होता तुम कब क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अगर इस चीज़ का तुम्हें पता नहीं है तो उसे लापरवाही ही कहा जाता है। चलो शब्दों का कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने एक्शंस को तो कंट्रोल किया करो, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस तुम्हें ही लास्ट में प्रॉब्लम में डाल देते हैं। ऐसा कहते हुए लेंसी चेन आगे ड्राइव करता है। लेंसी चेन अचानक से याद करता है कि वो आते वक्त, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रात से अगर जैन चेंग उठा है, वो सोया नहीं है, तो उसे भूख लग रही होगी। उसने अपने जैन चेंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी साइड में कुछ रखा है, प्लीज़ उसको ले लो। तो यहाँ पे जैन चेंग ने साइड में देखा तो उसे एक पैकेट मिला। उसने उसको खोल के देखा तो उसमें जैन चेंग के फेवरेट रेस्टोरेंट के मोमोज थे। यहाँ पे जैन चेंग ने उसको ओपन किया और यहाँ पे उसने देखा कि लेंसी चेन को इतने सालों में उसकी पसंद नापसंद कितने अच्छे से पता चल चुकी है ना। सारी दुनिया मोमोज को मेयोनीज के साथ खाना पसंद करती है और जैन चेंग को कभी भी वो मेयोनीज के साथ पसंद ही नहीं आई। जैसे कि मुझे भी मेयोनीज बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लोग उसे खाते ही कैसे हैं। यहाँ पे जैन चेंग लेंसी चेन की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी, मैं बिना तुम्हें जाने तुम्हें बहुत हर्ट कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे जैन चेंग बोलता है, लेंसी चेन, मैं इन दोनों के नाम में कंफ्यूज क्यों हो जा रही, चलो कोई नहीं। लेंसी चेन आंसर करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इतना भी हर्ट नहीं करते। यहाँ पे लेंसी चेन आगे ड्राइव करना स्टार्ट करता है। जैन चेंग उन मोमोज को खाना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ उसने एक बॉटल वहाँ पे जो पानी की थी, उसने लेंसी चेन से थोड़ी देर गाड़ी रोकने के लिए बोला। उसने अपने बेबी को थोड़ा साइड में रखा। उसके बाद उसने बाहर हाथ करके अपने हाथ भी साफ कर लिए थे, क्योंकि उसे पता था कि वो हाथ कभी भी अपने बेबी पे लगा सकता है। टिश्यू से उसने अपने हाथ भी साफ किया। उसके बाद फिर से बेबी को कैरी किया और फिर से उन दोनों ने यहाँ पे ड्राइव स्टार्ट की। 10 मिनट के अंदर ही दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले बेबी का जो है ना चेकअप करवाया गया। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बेबी के जो कोने के दांत होते हैं ना, वो निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसे हाई फीवर हो चुका था। यहाँ पे लेंसी चेन और जैन चेंग एक रिलीफ लेते हैं और उसके बाद जैन चेंग हंसते हुए बोलता है, उफ, मैं भूल गया, पहले भी तो यही हुआ था। ऐसा कहते हुए हल्की से मुस्कुराते हुए अपने बेबी की फॉरहेड पे किस करता है। लेंसी चेन जैन चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना तुम हद से ज़्यादा लापरवाह हो। यहाँ पे लेंसी चेन अब बेबी को कैरी करता है। उसके बाद बोलता है, हमें तुम्हारा भी चेकअप करवा लेना चाहिए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तो हो ही गए ना प्लास्टर को। तो यहाँ पे जैन चेंग बोलता है, हाँ 2 वीक्स तो हो चुके हैं, बट अभी भी 1 वीक बाकी है। मुझे नहीं पता चला मैं इसको ऐसे कब तक रख पाऊँगा। यहाँ पे जैन चेंग का भी चेकअप हो चुका था और बेबी का भी, दोनों को ही लेंसी चेन घर ले आया था। इन लोगों की लाइफ ना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लेंसी चेन को आज भी ना अपने उस लवर की याद ज़रूर आती थी, जिसको उसने लगभग 5 साल पहले छोड़ा था। यहाँ पे लेंसी चेन कभी कभी अकेले में बैठ के ना इस बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो इतना उस बारे में सोचता है कि जैन चेंग को तक वो कभी कभी ये बोल देता है कि वो अपने पास्ट लाइफ को ना बहुत याद करता है। और शायद यही रीज़न है कि जैन चेंग के दिमाग में ना अभी भी यही बात बैठी हुई है कि उनकी लाइफ ना एक मजबूरी के तहत जुड़ी हुई है। यहाँ पे फिर से हम अमेरिका शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे विंग और वेसांग दोनों ही घर पहुँच चुके थे। घर पहुँचने के बाद उन्होंने फ्रेश होके अपना डिनर लिया और साथ ही साथ जो वहाँ पे सर्वेंट थी उसको बोला कि क्या कुछ परेशानी हुई। तो यहाँ पे सर्वेंट आंसर करते हुए बोलती है, नो सर, एज़ यूजुअल हर एक चीज़ ठीक ही है। तो ऐसा कहते हुए यहाँ पे विंग और वेसांग दोनों ही उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। भाई तभी ड्राइवर बाहर ही है, आपको छोड़ देगा। ऐसा कहते हुए वो सर्वेंट वहाँ से चले जाती है। विंग और वेसांग दोनों ही अपने अपने रूम्स में जाके सो चुके थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। 1 हफ्ता निकल चुका था। विंग की वापस चाइना लौटने का टाइम आ चुका था। वेसांग विंग को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आया था और साथ ही साथ उसे याद भी दिलाने आया था कि प्लीज़ इस बार कोई पंगा मत करना, अगर तुम चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते तो एटलीस्ट और ज़्यादा मत बिगाड़ना। तो यहाँ पे
विंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात तो मान सकता हूँ कि अगर मैं सुधारना नहीं चाहूँगा तो मैं और बिगाड़ के नहीं आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ पे विंग एक और बार वेसांग से बोलता है कि सब कुछ देख लेना, अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है बिल्कुल। यहाँ पे वेसांग विंग को जाते हुए देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ चल रही थी कि अगर उसने 5 साल पहले विंग के साथ आने की यहाँ पे वो डिसीज़न नहीं लिया होता ना, तो शायद आज वो भी खुशी खुशी विंग के साथ वापस जा रहा होता। लेकिन अगर वापस जाके उसने कहीं अपने ब्रदर को देख लिया या उसके ब्रदर ने उसे देख लिया तो शायद उसके ब्रदर तो उसे कच्चा जवा जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, सच में नीमिंगजू को वेसांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। हालांकि अभी तक नीमिंगजू ने किसी को भी नहीं बताया था कि वेसांग और विंग दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन उसने वेसांग को क्लियरली बोल दिया था कि वो दोबारा अपनी लाइफ में उसे शक्ल ना दिखाए। एक लंबी जर्नी के बाद फाइनली विंग अपने देश के यानी कि चाइना के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका था। वहाँ पे जाके ही उसने फिर से अपने बैग्स को चेक किया, अपने बैग्स को लिया और यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे एक कार मिली जो कि उसको उसकी बिजनेस डील जिसने उसको ऑफ़र की थी उसी के ऑफिस से उसको भेजी गई थी। यहाँ पे विंग ने उस कार को हाथ दिया और यहाँ पे वो उस कार में बैठ के आगे निकल गया। जैसे जैसे वो आगे निकल रहा था वैसे वैसे यहाँ की सारी मेमोरीज ना उसके माइंड में ना फ्लैशबैक की तरह आ रहे थे। हर एक चीज़, ऐसा नहीं था कि सारी की सारी बुरी चीज़ें ही आ रही थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, स्पेशली लैनवांग जी के साथ बिताए हुए पल। विंग कितना भी इस चीज़ को इग्नोर कर ले, लेकिन वो भी अच्छे से जानता है कि इन 5 सालों में भले ही उसे वो चीज़ याद आई हो या ना आई हो जो कि लैनवांग जी ने उसके साथ की थी या फिर जो 11 साल पहले हुआ था, लेकिन उसे वो चीज़ ज़रूर याद आती है जो 5 साल पहले उसने लैनवांग जी के साथ किया। इतना एंजॉय किया था उसने, यहाँ तक कि उसने लैनवांग जी को एकदम से बदल भी दिया था। उसे बहुत कुछ याद आता है, लेकिन अपने वो कहते हैं ना, एक इंसान को जब ईगोइस्टिक इंसान हो जाता है तो अपने ईगो के आगे ना उसको कुछ नहीं दिखता। वो अपनी ही खुशियों को ना इग्नोर करने लगता है क्योंकि उसे झुकना नहीं होता। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि उसने कुछ गलत किया है। कभी कभी हमारी ईगो ना सच में हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। उस वक्त तो हमें लगता है कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बट एट द एंड जो उसका रिजल्ट हमें मिलता है ना, उससे हमें पता चलता है कि हमने क्या किया। और कभी कभी तो हमारे ईगो इतना ज़्यादा गलत रिजल्ट हमारे लिए लेके आता है ना कि हम कुछ भी कर लें, उस रिजल्ट को फिर ठीक नहीं कर सकते। एक पल के लिए आप किसी क्लास में फ़ेल हो जाओगे ना, दोबारा उसमें पास होने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे तुम बस एक बार फेल हो गए ना तो फिर फेल ही रहते हो। वहाँ पे पास होने के चांसेस 0% से भी कम हो जाते हैं। कल किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पे मतलब लैनवांग जी ने ऐसा कौन सा आधा सच बोला था, क्या ऐसी चीज़ थी जो हमें नहीं बताई गई है। ऑफ कोर्स ये एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट भी नहीं है, लेकिन हाँ वक्त आने पे वो भी बाहर निकलेगा। लेकिन मुझे उनका कमेंट ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंसानों को ना यही करना चाहिए। एक तरफ देखेंगे हम लोग तो उस चीज़ में ना हम लोग बस एक इंसान को ही सही ठहराएंगे, दूसरे इंसान को तो हम कम्प्लीटली गलत ही ठहराएंगे। विंग की भी कोई रियलिटी रही होगी, विंग की भी कोई मजबूरी रही होगी, उसने भी कुछ फेस किया होगा, उसने भी कुछ तकलीफ़ें झेली होंगी। कहीं ना कहीं उसका कारण लैनवांग जी भी हो सकता है, मैडम यू भी हो सकती है, पूरा जियांग हो सकते हैं, या फिर उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन जिसको सफ़र करना पड़ा वो तो विंग था ना, तो विंग उस चीज़ का बदला क्यों नहीं लेता। खैर ये तो रही इनकी बात। अब हम स्टोरी में बैक आते हैं। विंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे दिखाई दे रहा था कि यहाँ की जो चीज़ें हैं ना कुछ कुछ बदल चुकी हैं। वो अपनी सिटी यानी कि लोटस फेयर पे पहुँच चुका था। यहाँ पे पहुँचते ही, यंगमैन में पहुँचते ही उसे सबसे पहली चीज़ जो याद आती है उसे ये कि वो वी सिटी से जब जियांग्स के घर पहुँचा था तो वो कितना छोटा था। उसे कैसे मैडम यू डांटती भी थी, पैम्पर भी करती थी, उसको लेसन्स देती थी, लाइफ लेसन्स देती थी, उसे समझाती थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज के डेट में उसके पास वेसांग है जो उसको समझाता है, लेकिन मैडम यू की जितना असर उसकी बातों का उसकी लाइफ में नहीं होता।
विंग फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका था जहां पे उसके रहने का इंतज़ाम किया गया था। ड्राइवर ने एक बड़े से घर के आगे गाड़ी रोकी। उसके बाद उसमें से बाहर निकला, विंग भी बाहर निकला। ड्राइवर ने विंग का सामान भी बाहर निकाला, अच्छे से उसको अंदर एडजस्ट किया। उसके बाद कार की चाबी विंग को देते हुए बोला, ये सर ने आपके लिए भेजी है और उनका कहना ये है कि आप जब तक यहाँ पे रहेंगे इसी कार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे विंग ड्राइवर को थैंक यू बोलता है। उसके बाद ये भी बोलता है कि अगर वो उनसे आज मिलने वाला है तो उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा और बोलिएगा कि मैं आराम से बहुत अच्छे से और सेफली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जैसे ही विंग घर के अंदर गया, उसने सबसे पहले अपना बेडरूम ढूंढा। बेडरूम में जाते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन अपने पॉकेट से बाहर निकाला और वेसांग को कॉल किया। वेसांग को कॉल करते ही वेसांग आधी नींद में उठते हुए उसको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है और उम्मीद है कि वो अच्छे से पहुँच चुका होगा। वेसांग ये बोलते ही फ़ोन कट करने वाला था कि विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो, तुम भी ना इतना ज़्यादा कैसे सो सकते हो। तो यहाँ पे वेसांग रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुमने टाइम देखा है क्या? मैं मानता हूँ वहाँ पे अभी दिन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो रात हो रही है ना, एटलीस्ट मुझसे सोने तो दो। ठीक है, हम कल बात करेंगे। यहाँ पे विंग बोलता है, तुम अभी सो रहे हो तो तुम जिस कल की बात कर रहे हो क्या उस वक्त मैं नहीं सो रहा हूँगा? एनीवेज जो भी है अच्छे से ध्यान रख लेना। विंग ने थोड़ा सा अननॉय होते हुए सब कुछ बोला। वेसांग ने रिप्लाई किया, तुमने ये मुझसे कितनी बार बोल दिया है ध्यान रखना ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ध्यान रख लूँगा, तुम जिस काम के लिए गए हो प्लीज़ उसको करो और ध्यान रखना कि तुम कोई गड़बड़ ना कर दो। ऐसा कहते हुए वेसांग फ़ोन को काटता है और साइड में रख देता है। एक्चुअल में वो सोया नहीं था, उसे विंग से ना इस वक्त बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि काश अगर वो भी गया होता तो शायद अभी विंग के साथ वो भी चाइना पहुंच चुका होता। शायद कोई तो पॉसिबिलिटीज़ होती जिससे वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को देख पाता, लेकिन वो नहीं गया और इसी का जो दुख था ना उसके अंदर अभी चल रहा था। विंग चाइना तो वापस आ गया। वेसांग ने उसको बोल भी दिया कि गड़बड़ मत करना, लेकिन क्या विंग कोई गड़बड़ नहीं करेगा? चाह के भी या फिर ना चाह के भी या फिर अनजाने में भी क्या विंग से कोई गड़बड़ नहीं होगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।